डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ज़फ़र मीर आपको इस वीडियो में वेलकम करता हूं और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा मुख्तलिफ़ किस्म के स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि जब हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं या फेल्स टू रिजेक्ट करते हैं तो हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इनकी बेसिस के ऊपर हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर पाते हैं या हम फेल हो जाते हैं इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए। अच्छा, वो कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं? जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है अल्फ़ा, टाइप 1 और टाइप 2 एरर है, इसी तरह क्रिटिकल वैल्यू है और पी वैल्यू है जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है, और उसके बाद 1 टेल एंड 2 टेल टेस्ट हैं। ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये ऑलरेडी जो है ना इंटरमिंगल हैं और ये सारे एडजेसेंट हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब भी कोई हाइपोथेसिस आप बनाते हैं ना, हाइपोथेसिस की टाइप्स इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ वीडियो का, आप ज़रूर देखिएगा कि टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस से क्या मुराद है। अच्छा, हाइपोथेसिस जब आप बना लेते हैं, चाहे वो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हो, चाहे वो नॉन डायरेक्शनल हो, चाहे वो नल हाइपोथेसिस हो, चाहे वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो, रिसर्चर का पर्पज़ ये होता है कि वो हाइपोथेसिस को मैक्सिमम रिजेक्शन की तरफ लेके जाए, वो एविडेंस इतने कलेक्ट करे कि वो हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करे। ठीक है, ओके। जब भी आप ये देखें, नॉर्मल कर्व है, ठीक है, ये आपका डाटा है, फ़र्ज़ कर लें। ठीक है, इस डाटा के ऊपर ये मैंने एक लाइन लगाई है और इधर भी ये थ्रेशोल्ड है। ठीक है, जब भी आप डाटा नॉर्मल प्लॉट करते हैं तो ये आपका रिजेक्शन रीजन आता है। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू आती है टी की, जी की या पी वैल्यू यहाँ पे आती है तो वो बेसिकली टी वैल्यू, अगर जो टेबल वैल्यू है वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, और जिसको आप क्रिटिकल वैल्यू भी कहते हैं, सी फॉर क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है। इससे अगर टी वैल्यू बढ़ती है तो वो हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं और ये भी रिजेक्शन रीजन है। ठीक है, ये 2 टेल्ड टेस्ट के लिए मैंने बनाया, 2 साइडों से रिजेक्ट होगा। और ये जो है वो आपका नॉट रिजेक्शन, दूसरे लफ्ज़ों में एक्सेप्टेंस का जो रीजन है ये रिजेक्शन रीजन है और ये एक्सेप्टेंस रीजन है। ठीक है, ये सारा आपका एक्सेप्टेंस रीजन है। हम इस पे बात करते हैं कि जब भी कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं ना तो हमें उसको रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है, उसके लिए हमें कुछ पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ती है। एक उनमें से क्रिटिकल वैल्यू है। ठीक है, इस पर अब हम डिटेल में बात करेंगे। दूसरा, हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा, हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद हमारे पास जो टाइप 1 एरर या टाइप 2 एरर, ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा के साथ रिलेटेड है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर पी वैल्यू से भी हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या फेल्स टू रिजेक्ट के ऑप्शन की तरफ आते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये अल्टीमेटली जुड़े हुए हैं हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए या फेल्स टू रिजेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले ये जैसे मैंने ये बनाई, आप ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है, क्रिटिकल वैल्यू, इससे हमने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करना है, या इस पी वैल्यू से हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करना है। अभी हम इसकी डिटेल देखते हैं। ये क्रिटिकल वैल्यू, सबसे पहले ये जो पॉइंट है क्रिटिकल वैल्यू, इसको हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो आपके बुक्स हैं, जो स्टैटिस्टिकल बुक्स जो आपके कोर्स में शामिल होती हैं, उनमें टेबल्स बने होते हैं एंड पे ना। मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि ये टेबल है, टी वैल्यू का टेबल है, जिसमें एक साइड पे डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा हुआ है और दूसरी साइड पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या अल्फ़ा लिखा हुआ है। फ़र्ज़ कर लें आपके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम था वो 29 है और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 है, तो 29 और 0.05 ये 1.699 ये आपकी क्रिटिकल वैल्यू है जो टेबल वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह अगर आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेंज करें और यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज करें, ऊपर से लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इधर से डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो आपके पास एक वैल्यू आएगी टेबल वैल्यू जिसको हम क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं। इस क्रिटिकल वैल्यू से आप हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हैं। ये मैं बताऊँगा बाद में कि
टेबल वैल्यू और जो क्रिटिकल वैल्यू उससे टी वैल्यू बड़े या कम हो तो रिजेक्ट होता है या एक्सेप्ट होता है, ये मैं बाद में बताता हूँ। सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि क्रिटिकल वैल्यू के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम और दूसरा अल्फ़ा। ये बेसिकली टेबल वैल्यू होगी, थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी, लेकिन जानना ये ज़रूरी है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्या मुराद होती है और अल्फ़ा क्या होता है, ताकि हम फिर बुक के ऊपर से क्रिटिकल वैल्यू जो है वो आइडेंटिफाई कर सकें कि क्या है। अच्छा, सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम से मुराद ये है कि वैल्यूज़, नंबर ऑफ वैल्यूज़ दैट वेरीज फ्रीली। ओके, ऐसी वैल्यूज़ जो फ्रीली वेरी करती हैं वो डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती हैं। अच्छा, इसकी बात को मैं इस तरह समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वैल्यू है 1 2 3, 3 वैल्यूज़ हैं, और अगर आप इनका मीन स्कोर कैलकुलेट करें, एवरेज, तो ये क्या आएगी 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 2। यानी 3 वैल्यूज़ हैं और इनका एवरेज स्कोर क्या आ रहा है 2। अगर यहाँ पे 3 ना होता और x लिखा होता तो इसका मतलब ये है कि इस एवरेज को लाने के लिए हमें ये दो वैल्यूज़ तो इंडिपेंडेंट है, इनकी कोई भी वैल्यू आ गई है, x डिपेंड कर रहा है x की क्या वैल्यू रखें तो यहाँ पे एवरेज बदल जाए। तो किसी भी एक सैंपल में या एक वेरिएबल के ऊपर जो डेटा आया होगा, वन सैंपल में जो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा वो कैसे आएगा n-1। फ़र्ज़ कर लें अगर आपके पास 3 सब्जेक्ट्स थे, 3 वैल्यूज़ थी, तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा 2। सिंपली एक ग्रुप में एक ऐसी वैल्यू जो है वो डिपेंडेंट है, बाकी तमाम वैल्यूज़ इंडिपेंडेंट हैं या फ्री हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा, वो इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ या जो फ्री वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा। अच्छा, अगर आपके पास 2 सैंपल हैं, यूजुअली जब आप टी टेस्ट लगाते हैं कंपैरिजन ऑफ मीन्स के लिए, तो आपके पास 2 ग्रुप्स होते हैं, तो उस वक्त डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करेंगे n-2। ठीक है, यानी एक ग्रुप में से एक वैल्यू और दूसरे ग्रुप में से एक वैल्यू, तो ये n-2 जो है हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक ग्रुप में लेट्स सपोज 50 ऑब्जर्वेशन है और दूसरे ग्रुप में भी 50 ऑब्जर्वेशन है, तो 100 - 2 98 आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा जब आपके पास 2 ग्रुप्स होंगे। अगर आपके पास एक ही ग्रुप है और उसमें 3 वैल्यूज़ थी तो उनमें से 1 माइनस करने से डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो आप यूजुअली काई स्क्वायर वगैरह के लिए जब आप लगाते हैं तो काई स्क्वायर का डिग्री ऑफ फ्रीडम थोड़ा सा डिफरेंट कैलकुलेट होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ काई स्क्वायर इज़ रो -1 एंड कॉलम -1। ठीक है, क्योंकि काई स्क्वायर टेस्ट जब आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास इस तरह का कंटीजेंसी टेबल होता है जिसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेल है, फीमेल है और लाइकिंग फॉर कोक, ठीक है, और इसी तरह लाइकिंग फॉर स्प्राइट है। ठीक है, तो ये जो मुख्तलिफ ये डायमेंशन बनती है, इसमें ये रोज़ हैं, यानी अगर दो आपके पास कैटेगरीज हैं एट्रीब्यूट्स की तो 2 - 1, और अगर यहाँ पे ये कॉलम्स हैं, जैसे ये एक कॉलम है ये दूसरा कॉलम है कोक और स्प्राइट का, तो चूँकि 2 कॉलम है तो 2 - 1 अगेन, फिर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। काई स्क्वायर में डिग्री ऑफ फ्रीडम r-1 और c-1 करके कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको अल्फ़ा का पता होना चाहिए। अल्फ़ा से क्या मुराद है, अल्फ़ा या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, अल्फ़ा जो है वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी है। किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू है, एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस। ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी वैल्यू है ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस when it is actually true। ठीक है, दूसरे लफ्ज़ों में टाइप 1 एरर जो है ना, टाइप 1 एरर यही है कि रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू,
वो टाइप 1 एरर कहलाता है। तो टाइप 1 एरर होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो अल्फ़ा है। और यूजुअली जो सोशल साइंसेज है उसमें अल्फ़ा जो है ना वो 5% रखा जाता है, या 0.05 इसको लिखते हैं, ठीक है, कि 5% चांसेस ये हैं कि जो आपके पास फाइंडिंग्स आ रही हैं, यानी दूसरे लफ्ज़ों में 5% एरर रह गया, ये सैम्पलिंग एरर रह गया, ठीक है। नेचुरल साइंसेज के लिए अल्फ़ा जो है वो 1% रखते हैं, ठीक है, या 0.01 इसको आप कहते हैं, कि अल्फ़ा 5% सोशल साइंसेज के लिए और नेचुरल साइंसेज के लिए 0.01। अच्छा ये देखें, अगर 5% जो एरर है तो फिर हमें 95% कॉन्फिडेंस है कि हमारे जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो ठीक हैं। 5% उसमें एरर है, सैम्पलिंग एरर है, और 95% हमें जो है ना वो कॉन्फिडेंस है कि हमारा जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो सही रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। ओके, अब अल्फ़ा टाइप 1 एरर है, तो टाइप 2 एरर क्या है, इसकी मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ कि null hypothesis is false, null hypothesis is true। इस साइड पे और इधर मैंने लिखा कि जब null hypothesis false हुआ और rejection of null hypothesis, और दूसरा फेल्स टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, ठीक है। ये एक मैंने आपके सामने एक टेबल बनाया है, इसमें नल हाइपोथेसिस जब ट्रू है, ठीक है, और उसको आपने रिजेक्ट कर दिया तो ये टाइप 1 एरर होगा, ठीक है। लेकिन अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है और आप फेल्स टू रिजेक्ट हुए हैं तो ये तो ठीक बात होगी। इसी तरह नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और उसको आपने रिजेक्ट कर दिया तो ये भी ठीक बात है। और नल हाइपोथेसिस फॉल्स था एक्चुअली, लेकिन आपने के पास एविडेंसेस नहीं आए कि आप उसको फेल हो गए रिजेक्ट करने में, तो ये टाइप 2 एरर हो जाएगा, ठीक है। टाइप 2 एरर कब होगा, जब नल हाइपोथेसिस एक्चुअली फॉल्स है लेकिन आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, या आपके पास एविडेंस नहीं है कि आप उसको रिजेक्ट कर सकें, ठीक है। टाइप 1 एरर कब होगा, जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। ट्रू नल हाइपोथेसिस को जब आप रिजेक्ट करेंगे तो टाइप 1 एरर, और फॉल्स हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट करेंगे तो टाइप 2 एरर होगा, ठीक है। ओके, तो अल्फ़ा क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो टाइप 1 एरर है, ठीक है। जब आप टाइप 1 एरर करेंगे तो आप अल्फ़ा जो है ना वो उसकी प्रोबेबिलिटी को देखेंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है 1 टेल और 2 टेल का। ये एक डायग्राम मैं आपके सामने बनाता हूँ ना, ये देखें, अगर आप कोई ऐसा हाइपोथेसिस बनाते हैं, यानी नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनाते हैं, फॉर एग्जांपल कोलैबोरेटिव टीचिंग हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स एट 8th grade लेवल, तो ये आपने कोई डायरेक्शन नहीं शो की पॉजिटिव या नेगेटिव की, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है। उस सूरत में आपके पास जो रिजेक्शन है वो 2 एंड्स पे होगी, ठीक है, रिजेक्शन इधर भी होगी और रिजेक्शन इधर भी होगी। तो ये 2 टेल्ड जो है वो टेस्ट होगा। 1 टेल्ड के लिए यूजुअली जो रिजेक्शन है वो रिजेक्शन रीजन उसका 1 साइडेड होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जो आप डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनाते हैं, कोलैबोरेटिव टीचिंग हैज़ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन स्टूडेंट्स अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स, तो वो उस सूरत में आप 1 जो टेल टेस्ट है वो अप्लाई करेंगे, 1 साइड पे रिजेक्शन रीजन होगा, ठीक है। जैसे 5% अल्फ़ा है ना, तो 5% इधर ही आएगा, लेकिन अगर 5% को इधर डिवाइड करना है तो यहाँ पे भी अल्फ़ा/2 और यहाँ पे भी अल्फ़ा/2 हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब एक जो बात है डिटेल में कि आप एक हाइपोथेसिस बनाते हैं और उसको आप रिजेक्ट कैसे करते हैं और एक्सेप्ट कैसे करते हैं, ठीक है। दो तरीक़ों से हम किसी भी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हैं। एक क्रिटिकल वैल्यू से, जो आपने टेबल से देखनी है, ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू, और इसके लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का पता होना चाहिए, और दूसरा अल्फ़ा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का पता होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी जो चीज़ है वो है पी वैल्यू या इसको दूसरा नाम देते हैं
लेवल ऑफ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। पी वैल्यू भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू है। अगर पी वैल्यू शॉर्ट आएगी, छोटी आएगी, तो दूसरे सूरतों में इस पी वैल्यू छोटी आने का मतलब ये है कि हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए एविडेंस फेवर में चले जाएंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। और अगर पी वैल्यू बड़ी आती है या लार्ज होती है तो अल्टीमेटली हम पी वैल्यू जो है उससे नल हाइपोथेसिस की फेवर में हम ज़्यादा चले जाएंगे। पी वैल्यू को जब भी लिखें ना, इसको ऐसा लिखा करें जैसे 0.01 होता है ना, ये नहीं लिखना बल्कि 0.01 लिखें, ठीक है। यूजुअली हम इसको 0.01 लिखते हैं, 0.01 नहीं लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी हम इसको करके देखते हैं कि इन दो चीज़ों से हमें कैसे पता चलेगा कि हमने हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना है या फेल्स टू रिजेक्ट की तरफ जाना है। अब सबसे पहले इसकी बात करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने टी वैल्यू कैलकुलेट की और वो आई 2.34 समथिंग, ठीक है। जो कैलकुलेटेड वैल्यू, जो आपके डाटा ने एनालिसिस जब आपने किया तो आपके पास एक टी वैल्यू आई जो कि 2.34 है मिसाल के तौर पर, और आपके पास क्रिटिकल वैल्यू मिसाल के तौर पर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका यहाँ पे 28 है, अल्फ़ा आपका 5% है। तो आप इन दो को इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले क्रिटिकल वैल्यू टेबल से देखेंगे, ठीक है। जो क्रिटिकल वैल्यू टेबल से आएगी उसके साथ इसको कंपेयर करेंगे, इस वैल्यू को। ये आपने कैलकुलेट की हुई है जो आपकी डाटा से आई हुई है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता है, अल्फ़ा आपको पता है, आपने पहले सेट किया हुआ है। क्रिटिकल वैल्यू आपने टेबल से निकालनी है जो कि किताब के अंदर टेबल दिया हुआ है। फिर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो अगर ये देखें, आपको मैं दोबारा डायग्राम बना दूं, अगर आपकी टी वैल्यू ग्रेटर हो जाए सी से, यानी अगर टी वैल्यू ये वाली जो आपने कैलकुलेट किया ये ग्रेटर हो जाए क्रिटिकल वैल्यू से, तो वो रिजेक्शन रीजन में चले जाएगी, यानी हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देंगे। अगर टेबल ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये क्रिटिकल वैल्यू से बड़ी हो जाए तो रिजेक्ट हो जाएगा हाइपोथेसिस, ठीक है। और अगर ये कैलकुलेटेड वैल्यू जो हमने खुद कैलकुलेट की हुई है ये लेस देन क्रिटिकल वैल्यू हो तो उस सूरत में हम एक्सेप्टेंस रीजन की तरफ आ जाएंगे या फेल्स टू रिजेक्ट रीजन की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। ये हमने खुद कैलकुलेट किया और ये टेबल की वैल्यू है जो हमने टेबल से देखी है डिग्री ऑफ फ्रीडम और अल्फ़ा की मदद से। अगर ये ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट हाइपोथेसिस। और अगर ये टी वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से कम है तो उस सूरत में हम फेल्स टू रिजेक्ट करेंगे, फेल्स टू रिजेक्ट, दूसरे लफ्ज़ों में एक्सेप्टेंस ऑफ नल हाइपोथेसिस। अच्छा, इसी तरह अब दूसरी जो पी वैल्यू है उसको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ये पी वैल्यू फ़र्ज़ कर लें आपकी जो कैलकुलेटेड पी वैल्यू है वो क्या आई है 0.002 फ़र्ज़ कर लें 0.002, ठीक है। ये पी वैल्यू है जो आपकी आई है और इसके लिए हमें अल्फ़ा की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अल्फ़ा की ज़रूरत है, अल्फ़ा 5% है, दूसरे लफ्ज़ों में 0.05 है, ठीक है। ये सोशल साइंसेस के लिए अल्फ़ा 5% रखा जाता है। और पी वैल्यू वो जो आपका SPSS ने आपको कैलकुलेट करके दी है। अब आपने इन दो को कंपेयर करना है। अगर आपकी पी वैल्यू जो कि प्रोबेबिलिटी वैल्यू है ग्रेटर हो जाए अल्फ़ा से और या प्रोबेबिलिटी वैल्यू लेस देन अल्फ़ा हो, अगर तो प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो है वो लेस देन अल्फ़ा हो तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस, ठीक है। और अगर पी वैल्यू ग्रेटर देन अल्फ़ा हो तो उस सूरत में फेल्स टू रिजेक्ट होगा, फेल्स टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, ठीक है। या दूसरे लफ्ज़ों में एक्सेप्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस। फ़र्ज़ करें अगर पी वैल्यू आपकी आई है 0.79 और अल्फ़ा है 0.05, तो इसका मतलब ये कि ये इससे ग्रेटर है, पी वैल्यू ग्रेटर है अल्फ़ा से, तो इस सूरत में हम हाइपोथेसिस को इफ़ पी वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन अल्फ़ा देन ओके इसको रिजेक्ट करेंगे। आई थिंक ये एक्सेप्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस है। इफ़ पी वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन अल्फ़ा देन इट मीन्स वी रिजेक्ट
वी एक्सेप्ट हाइपोथेसिस, ठीक है ये, ओके, it's fine. If p value is greater than alpha, then we usually generally accept, and if p value is less than alpha, then it means we reject null hypothesis. null hypothesis reject होने का क्या मतलब है? null hypothesis reject होने का ये मतलब है कि there is difference between the variables involved. For example, अगर p value 0.00 है which is less than 0.05, इसका मतलब है कि हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं. हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा नल, तो फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा. और अल्टरनेटिव क्या होता है? देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड. आई थिंक कि आपको ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी. अगर कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो ज़रूर कमेंट में लिख के आप पूछ सकते हैं.